Hello everyone. Today we are going to start with chapter number 2 of business environment. And the business environment chapter, we will be covering today all the different types of environment, the concept of business environment. जैसे आप सभी को पता होगा कि अभी जो एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 1 का, वो MCQs बेस पैटर्न में होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम थियोरटिकल चीज़ें भी पढ़ेंगे, उसके साथ मैं आपको साइमल्टेनियसली MCQs की सीरीज़ मैंने लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM के चैनल पे आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। तो वहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हो, वहाँ से आप अपने MCQs रिवाइज कर सकते हो और इस चैनल पे आपको पूरा थियोरटिकल लेक्चर मिलेगा। तो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सारी चीज़ें थियोरटिकल बेस पे क्लियर करवाऊंगा और उसके बेसिस पे आपको MCQs भी मिलेंगे, सो दैट MCQs से आपके और कंसेप्ट रिवाइज हो सके। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे चैप्टर नंबर 2 एंड विच इज़ कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स। आपने EVS में ऑलरेडी पढ़ा होगा, एनवायरनमेंट इज व्हाट? एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग्स। तो जो भी हमारे सराउंडिंग्स है, जहाँ हम रहते हैं, उसे हम एनवायरनमेंट के बेसिस पे जानेंगे। बट बेसिकली हम अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में जो एनवायरनमेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज कॉल्ड एज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड अनदर इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, डेफिनेशंस आपको बुक में दिए हैं। तो सबसे पहले क्या होता था, स्वॉट एनालिसिस किया जाता था। स्वॉट, SWOT, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। लेकिन अब ये जो लास्ट का T है ये निकल के अभी C हो चुका है, थ्रेट्स को रिप्लेस कर दिया चैलेंजेस के साथ। तो अभी स्वॉट एनालिसिस हो चुका है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो फिलहाल अभी हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का जो सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। देखो, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसे दो टाइप के पार्ट्स में एनवायरनमेंट को डिवाइड किया गया है। अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें तो इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कवर्स ऑल दोस फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नली रिलेटेड। देन फर्दर इट इज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 पॉइंट्स। नंबर 1 इज माइक्रो फैक्टर्स एंड नंबर 2 इज मैक्रो फैक्टर्स। देखो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल फैक्टर्स और मैक्रो का मतलब होता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली लार्ज फैक्टर्स। तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में फिलहाल हम डिस्कस करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनल में सबसे पहला पॉइंट है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है कि अगले 5 सालों में मुझे कहाँ जाना है, अगले 5 सालों में मैं मेरे कंपनी को कहाँ लेके जाना चाहता हूँ। तो बेसिकली दैट इज नथिंग बट अ मिशन। तो मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। मिशन शुड बी क्लियर, विजन शुड बी क्लियर, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो हम अचीव कर पाए। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए जिसको अचीव करने के लिए हमको बहुत स्ट्रेस लेना पड़े। तो अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। तो सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट में अगर फैक्टर्स देखें तो फर्स्ट फैक्टर इज मिशन and objectives. So what is mission? Mission is nothing but the purpose, the philosophy of the organization. और जो हमारा विजन है वो विजन काफ़ी दूर तक हमने देखा। इस तरीके से हमारा विजन होना चाहिए कि हम हमारे कंपनी को काफ़ी अच्छे लेवल पे लेके जाए। दैट इज़ द पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 इज प्लान्स एंड पॉलिसीज़। तो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ जो हम प्रिपेयर करेंगे वो हमारे मिशन के साथ रिलेट करने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका मिशन और विजन कुछ अलग है और आपके प्लान्स एंड पॉलिसीज़ कुछ अलग है। तो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल and that can be set in accordance with the mission and objectives. That is the second number point. Number 3 is human resources. So human resources is very important because it is the key factor for survival of the firm. अगर हमारे कंपनी में फर्नीचर है, कंप्यूटर्स है, सब कुछ है, प्रॉपर वेल फर्निश हमारा ऑफिस है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेस ही नहीं है तो काम कौन करेगा? इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है
वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज किसी भी कंपनी के सर्वाइवल के लिए या किसी भी कंपनी के सक्सेस के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज लार्जली डिपेंड, मतलब कंपनी को लार्जली ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिपेंड करना पड़ता है। इसलिए एचआर जो है ह्यूमन रिसोर्स, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, वो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी हमारा इंटरनल फैक्टर कवर किया जाएगा। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4, फिजिकल रिसोर्सेज। देखो फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज तो है, लेकिन हमारे कंपनी में मशीन्स, इक्विपमेंट, जो हमारी बिल्डिंग है, जो ऑफिस प्रीमाइसेस है, जो फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, मतलब ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगेगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, उसको हम फिजिकल रिसोर्सेज में कवर करेंगे। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड विद मनी। बिकॉज अगर हमारे बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाना है, अगर हमारे बिजनेस में सभी लोगों को सेटिस्फाई करना है, तो हमको लगेगा पैसा, फाइनेंस लगेगा। तो फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो फंड्स हम लेने वाले हैं वो राइट सोर्स से लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप फंड्स बाहर से बोरो करोगे उतना उस फंड्स पे आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट इमेज का मतलब होता है हमारे कंपनी का मार्केट में स्टैंडिंग कैसा है, गुडविल, रेप्यूटेशन, मार्केट स्टैंडिंग, कॉर्पोरेट इमेज, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे कंपनी में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं? तो इन्वेस्टर्स हमारे कंपनी में कब इन्वेस्टमेंट करेंगे? जब उनको लगेगा इस कंपनी से उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, तो ही वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट इमेज। रेप्यूटेशन या गुडविल आप याद रख सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 7 इज लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। लेबर का मैनेजमेंट के साथ, मतलब हमारा जो सुपीरियर्स है, हमारे जो वर्कर्स है, उनका हमारे मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप्स कैसा है, उनमें रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होना चाहिए। बिकॉज अगर कंपनी में ही क्लैशेस होंगे, कंपनी में ही झगड़े होंगे, तो कंपनी के जो टारगेट्स है, कंपनी के जो गोल्स है, वो कंपनी अचीव नहीं कर सकता। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस एंड देयर शुड बी प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट। तो लेबर एंड मैनेजमेंट में अच्छा रिलेशंस होना चाहिए। अगर अच्छा रिलेशन रहा तो अच्छे डिसीजंस निकलेंगे, अच्छे डिसीजंस निकलेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा, और उससे कंपनी को ही बेनिफिट मिलेगा और कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, तो सभी को उसका फायदा होगा। दैट इज दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। अगले पॉइंट्स देखेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो एक्सटर्नल में दो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड एनवायरनमेंट, उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है माइक्रो फैक्टर्स और एक होता है मैक्रो फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है कस्टमर्स। तो कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी हम हमारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो हमें कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे प्रोवाइड करने। तो वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स, एंड वी शुड आइडेंटिफाई द बाइंग बिहेवियर, द बाइंग पैटर्न ऑफ द कस्टमर्स, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती है। तो कस्टमर्स हमारे एक्सटर्नल के माइक्रो फैक्टर्स में आएंगे। नेक्स्ट होते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स। बिकॉज अभी ऐसा तो सिचुएशन है नहीं कि आप ही प्रोडक्ट बना रहे हो मार्केट में और आपके जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, तो कॉम्पिटिटर्स मार्केट में है। तो जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे उनकी स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करना, वो किस तरीके से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो किस तरीके से लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो किस तरीके से डिज़ाइन रख रहे हैं, वो किस तरीके से प्राइस रख रहे हैं, वो किस तरीके से प्रमोशन करते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी को एनालाइज करना ज़रूरी है। देन द सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स ऐसे लोग होते हैं जो आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। तो सप्लायर्स के ऊपर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लिए हम अगर किसी से भी रॉ मटेरियल्स लेंगे और वो प्राइस ज़्यादा रही तो उसका इम्पैक्ट हमारे कस्टमर्स के ऊपर पड़ जाएगा, क्योंकि लिए प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो ये भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है चैनल इंटरमीडियरीज। चैनल इंटरमीडियरीज मतलब ऐसे लोग जो हमको हेल्प करते हैं हमारे कस्टमर्स तक प्रोडक्ट्स लेके जाने के लिए। मतलब ये मिडिल मैन बोल सकते हैं, एजेंट्स बोल सकते हैं, और टाइमली वो कस्टमर से फीडबैक लेके हमको बताते हैं कि एग्जैक्टली कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस क्या है, व्हाट इज़ द टेस्ट, व्हाट इज़ द प्रेफरेंसेस, व्हाट आर द लाइक्स, व्हाट आर द डिसलाइक्स ऑफ द कस्टमर्स। नेक्स्ट सोसाइटी। तो सोसाइटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसा डिसीजन लेना जो हमारे कंपनी के लिए तो अच्छा है लेकिन वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि हम सोसाइटी में ही रहते हैं। तो बेसिकली जो भी आप डिसीजन लोगे, प्रोफेशनल बिजनेस फर्म्स जो डिसीजन लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं कि उसका बेनिफिट सोसाइटी को भी हो सके। नेक्स्ट अभी देखेंगे मैक्रो फैक्टर्स। तो मैक्रो फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से चलो देखते हैं इसमें।
सारे फैक्टर्स एक बार दिखा देता हूँ। देखो इतने सारे फैक्टर्स हमको डिस्कस करने। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल में मैक्रो। डेमोग्राफिक का मतलब जहाँ पे एज, सेक्स, अर्बन, रूरल, पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कॉम्पोजिशन, ऑक्यूपेशन, इस तरीके से बातें की जाएगी, उसको हम डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे हम इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करेंगे, मार्केट में इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट की बात करेंगे, वो सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कवर होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा नेचुरल या इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखो नेचुरल या इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, जैसे कि लैंड है, वाटर, मिनरल्स, फिर क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कवर होती है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होते रहती है, तो हमको इस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जिसका हमको 100% एडवांटेज मिल सके। तो वॉट एवर टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, दैट शुड रिड्यूस द कॉस्ट एंड दैट शुड इम्प्रूव द क्वालिटी। सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं लेकिन कॉस्ट तो कम नहीं हो रहा है और क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं हो रही है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसी चीज़ों पर। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट। कल्चरल एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे कल्चर के बेसिस पे, ट्रेडिशंस के बेसिस पे, बिलीफ्स के बेसिस पे, लाइफस्टाइल्स के बेसिस पे हमको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ऐसा प्रोडक्ट जो जिस कंट्री में फेवरेबली बेचा नहीं जा सकता, उस कंट्री में वो प्रोडक्ट हम नहीं बेच सकते, बिकॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रेडिशंस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बिलीव्स पीपल आर हैविंग, सो वी नीड टू मैन्युफैक्चर एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब पैसा, जो मैंने अभी आपके साथ बात की, तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर होंगे। नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट। तो लीगल एनवायरनमेंट में क्या कवर होगा? लीगल एनवायरनमेंट में सारे पॉइंट्स कवर होंगे, जैसे कंपनीज एक्ट है, कॉम्पिटिशन एक्ट है, पेमा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, मतलब ऑल लीगल प्रोविजंस विल बी कवर्ड अंडर दिस। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट विल बी रिलेटेड विद ऑल द पॉइंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज, पॉलिटिकल पार्टीज, द प्रेशर ग्रुप्स। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में WTO, नाफ्ता, ट्रेडिंग ब्लॉक्स जो बनाए जाते हैं ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होगी। तो ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हमने पढ़े। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए पॉइंट्स के साथ।